नमस्कार दोस्तों। अब अपन बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई और जो प्रोटॉन है उसके पाए जाने का ख्याल कैसे आया। तो अपन पहले सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डॉल्टन ने ये बोला था कि कोई मैटर होता है उसका सबसे छोटा से छोटा पार्ट एटम होता है, उससे और छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन थॉमसन ने बताया कि नहीं, एटम के अंदर एक छोटा पार्टिकल और होता है जिसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसका मास यही होता है। अब डॉल्टन ने एक बात और बोली थी कि जो मैटर होता है या जो एटम होता है वो ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर, मतलब वो नॉर्मली उसके ऊपर नेट जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भैया नेगेटिव चार्ज मिल गया अपने को, तो एक पार्टिकल ऐसा भी होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो कोई मैटर है या जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, या अपन बोल सकते हैं उसके ऊपर नेट आवेश जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। ठीक है, जिसका जो पॉजिटिव वाला पार्टिकल होगा उसका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की या तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा या हाफ होगा, 1/4 होगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उससे दो गुना तीन गुना ज्यादा हो, या आधा हो, 1/4 तो 1/5 हो। इस प्रकार से उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा ताकि नेट जो चार्ज है उनके ऊपर जीरो हो जाए, एटम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से पहला सवाल उठा था कि क्या पॉजिटिव कोई ऐसा कोई पार्टिकल्स है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा पार्टिकल्स मिलके आपस में एटम के ऊपर जो नेट चार्ज जीरो ला सकते हैं। तब क्या किया, पहला और दूसरा, इसके अलावा जो थॉमसन ने मॉडल बताया था कैथोड वाला, तो उसमें ये बताया था कि एक ऐसा सेटअप करना है कैथोड रे ट्यूब वाला, उसमें सेटअप करना है वैक्यूम के आसपास या बहुत लो प्रेशर के ऊपर गैस डालनी है, हाई वोल्टेज लगाना है। इस प्रकार से आप उसको गैस चेंज करो, गैस कोई सी भी लो, इलेक्ट्रोड कोई सी भी लो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एक जैसे हैं सारे के सारे। तो सभी साइंटिस्ट ने उस टाइम के सभी साइंटिस्ट ने वो प्रयोग घर घर पे करना स्टार्ट किया, अपने अपनी लैब के अंदर करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में जो उसने करेक्टरिस्टिक बताई थी उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट आए थे उसमें अलग अलग कंडीशन के लिए बोला था कि अगर उसके गैस का प्रेशर लो है तो ये रिजल्ट्स आएंगे। तो कईयों ने किया, प्रेशर हाई करते हैं, थोड़ा हाई करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, उस प्रकार से वैक्यूम करते हैं, बिल्कुल वैक्यूम करते हैं। इसके अलावा वोल्टेज में चेंज किया गया। इसके अलावा जो एनोड के थोड़ थे उनको चेंज किया गया, गैस को अलग अलग किया। तब क्या हुआ कि एक नया एक्सपेरिमेंट या नया रिजल्ट प्राप्त हुआ। उसमें क्या था कि सेटअप वो सेम वैसा ही था, कैथोड और एनोड वाला। ये है अपना कैथोड, कैथोड अपना था नेगेटिव, और ये है अपना एनोड, एनोड था अपना पॉजिटिव। कैथोड रेज में कैथोड से जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एनोड के पीछे ZNS लगा था और वहां पे फ्लैश क्रिएट हो रही थी। और एनोड में क्या था, यहाँ से जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है उसमें क्या था कि यहाँ पर जो गैस थी वो गैस थोड़ी सी ज़्यादा ले ली। गैस ज़्यादा ले लेने का मतलब है कि उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया, 10⁻⁻⁰ के आसपास। वहाँ पे था 10⁻⁴ के आसपास। ठीक है, तो या इसमें जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया। फिर क्या हुआ, फिर वही हाई वोल्टेज लगाया गया। हाई वोल्टेज लगाने के बाद में क्या था, इसमें ये जो गैस इज आयन है, ये क्या है, गैस, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज बनता, और वो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होने लगी। क्या होने लगी, अट्रैक्ट होने लगी, पॉजिटिव वाले कैथोड की ओर अट्रैक्ट होने लगी, और ये यहाँ से जाते हुए दिखाई भी दे रहे थे। ठीक है, और इसके पीछे क्या लगा दिया गया, एक ZNS लगा दिया गया, और साथ में इसको कैथोड जो है उसको परफोरेटेड कर दिया गया, छिद्रित कर दिया गया। तो यहाँ जहां जहां से छिद्र थे वहां से पॉजिटिव चार्ज आने स्टार्ट हो गए, और ZNS के ऊपर जाने के बाद में प्रदीप्ति उत्पन्न करने लगे, मतलब फ्लैश या ग्लो उत्पन्न करने लगे। ठीक है, वैसे यहाँ से दिखाई जाते हुए दिखाई भी दे रहे थे, और यहाँ पे जाने के बाद में ग्रीन कलर की फ्लैश क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तब पता चला कि कोई एक पार्टिकल्स और भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला, एक तो ऐसा पता चला कि इसके ऊपर कोई ना ऐसा चार्ज होगा जो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट पॉजिटिव वाला चार्ज होता है। दूसरा, यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे थे उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, तो वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, दूसरा मतलब इसके ऊपर चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाई दी गई, तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुए, और जो पॉजिटिव प्लेट है उससे रिपेल हुए। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव से रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका चार्ज का पता चल गया, चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज कुछ ना कुछ चार्ज था वो पॉजिटिव था।
अब दूसरा क्या था कि इसका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो था उससे काफ़ी कम आया, काफ़ी कम मतलब 10,000 9,000 इतना कम आया उससे, ठीक है, 9,000 गुना कम आया, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस भरी थी, जैसे पहले अगर आपने हीलियम भरी हो, हाइड्रोजन भरी हो, नाइट्रोजन भरी हो, क्लोरीन भरी हो, तो इन सभी के लिए चार्ज बाय मास रेशियो था वो अलग अलग आया, या अलग अलग आया। और दूसरा था इसकी वैल्यू थी कम थी किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन वाले के लिए, एम ई बाय एम ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी तुलना में इसका कम था। तो मतलब या तो इसके ऊपर चार्ज कम है या इसका मास ज़्यादा है, क्या, या तो इस गैस के जो पार्टिकल्स है उसका मास ज़्यादा है या चार्ज कम है, तभी चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है। अब अलग अलग गैस रखी तो अलग अलग मास आए, और सबसे छोट सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन रखी तो उसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो ई बाई एम की जो वैल्यू थी वो हाईएस्ट आई, क्या आई, हाईएस्ट आई। हीलियम के लिए थोड़ी और बढ़ी आई, और ज़्यादा आई, सॉरी और कम आई, क्यों, क्योंकि उसका मास थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद में जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो उसके लिए ई बाई मास की वैल्यू और कम थी, मतलब उसकी नाइट्रोजन के लिए मास ज़्यादा था, नाइट्रोजन के लिए मास ज़्यादा था, या इसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का आकार छोटा था, हीलियम का थोड़ा बड़ा था, नाइट्रोजन का थोड़ा और बड़ा था, तो इसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो का मान अलग अलग था। तो क्या डिफरेंस हुआ एनोड रेज और कैथोड रेज में। हाँ, दूसरी, यहाँ से ये किरणें एनोड से निकली है तो इसके कारण इसको एनोड रेज बोला है। दूसरा, यहाँ पे कैथोड के अंदर अपने परफोरेट कर दिया गया था, केनाल बना दी गई थी, सुरंग बना दी गई, तो इसके कारण इनको केनाल रेज भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज थी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही थी और नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। उसके बाद में गैस चेंज करने पर, क्या, गैस चेंज करने के ऊपर मास बाय जो चार्ज बाय मास रेशियो वो भी चेंज हो रहा था। अब चार्ज बाय मास रेशियो चेंज हो रहा था तो क्या हुआ कि ऐसा माना गया कि वो गैस लेते हैं जिसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू हाईएस्ट आई, और वो था हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसका मास सबसे कम होता है, कोई भी गैस है सबसे, या इसकी बोलें डेंसिटी कम, हाइड्रोजन के लिए जो सबसे लाइट गैस होती है, या तो अपन बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग के अंदर सबसे लाइटेस्ट गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो था वो हाईएस्ट था कैथोड रेज, ये एनोड रेज के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके लिए निकाला गया तो हाइड्रोजन का 1s1 होता है, या 1 हाइड्रोजन ऐसा होता है, मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छी बात यह थी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी, लेकिन उसका न्यूट्रॉन था भी नहीं इसके अंदर। फर्क क्या पड़ता कि मास एड और हो जाता, मास एड और हो जाता तो चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू थी वो और कम आ जाती, ठीक है। मास बढ़ेगा तो चार्ज बाय मास वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन था ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ली तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसके पास क्या बचा, केवल और केवल प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के लिए जो आयनित गैस थी वो प्रोटॉन था, रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन बोला। बाकी सभी गैसों के लिए बात करें, जैसे हीलियम के लिए बात करें तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 2He4, फिर भी इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए तो प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इसके लिए इसको प्रोटॉन नहीं बोला जा सकता। कैथोड रेज में क्या था कि कैथोड रेज में सभी इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड बोलते थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को कैथोड बोलते थे, लेकिन एनोड में इन गैस पार्टिकल्स को प्रोटॉन नहीं बोल सकते थे, केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए ही प्रोटॉन बोल सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में केवल और केवल प्रोटॉन बचता है। हीलियम की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए गए, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए गए तो इसके अंदर क्या बचे, प्रोटॉन बचे और साथ में दो न्यूट्रॉन बचे। उस टाइम न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। थोड़ा थोड़ा आइडिया था जे जे थॉमसन को कि जब उसने ये मैच किया हीलियम के लिए जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है, और पूरे हीलियम का परमाणु की मास की बात करें तो दोनों में डिफ्रैक्शन आ रहा था, दोनों में डिफरेंट आ रहा था, अलग अलग था। जो पूरा एटम है हीलियम उसका मास अलग था, ज़्यादा था, और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो कम था। मतलब उसको पता था कि चार्ज तो इक्वल हो गया लेकिन मास अभी तक इक्वल नहीं हुआ, तो कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जीरो है लेकिन उसका मास कुछ ना कुछ है, और मास वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है टोटल मास को, ठीक है। बाकी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उस टाइम में, ठीक है। अपनी किस्मत अच्छी थी कि हाइड्रोजन में
जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में प्रोटॉन बचता है, और वही उस एनोड के लिए प्रोटॉन बनता है। हाइड्रोजन के लिए अपन बोल सकते हैं ये जो एनोड रेज थी ये प्रोटॉन थी। बाकी सारी गैसों के लिए नहीं बोल सकते कि ये जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन है। बाकी कैथोड के लिए अपन बोल सकते थे कि ये जो जितने भी कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, एक बात और, चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग गैस के लिए अलग 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 आ रही थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। अगर फंडामेंटल होते तो मतलब सभी एटम्स के अंदर, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, सारे के लिए एक जैसे आता जैसे इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा था। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स नहीं थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं थे। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स है इसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, और वो निकला था प्रोटॉन। तो एनोड रेज होती है वो प्रोटॉन से नहीं मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, कैथोड रे सारी की सारी इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन एनोड रे प्रोटॉन नहीं होती। ये था अपना प्रोटॉन के लिए। अगर इसकी चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के जैसा जैसा ऑन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मैग्नीट्यूड होता है सेम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जैसा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और ये होता है प्लस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, मैग्नीट्यूड सेम। चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू कम आई थी किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो सीधी सी बात है, इसका चार्ज सेम है तो मास की वैल्यू हाई होगी। या अपन बोल सकते हैं इसके लिए लो आई तो मतलब मास की वैल्यू हाई है, मास की वैल्यू हाई है तो यहाँ पे प्रोटॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के कारण जो अपन यूज में लेते हैं किसी कोई लिक्विड, जैसे मान लो कोई कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, उसके लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक प्रोटॉन जितना मास कर पाएंगे। क्योंकि अपने को पता है कि मैक्सिमम 117 एलिमेंट है तो 117 ही हो सकता है, तो 177 के लिए भी 17-18 गुना हो गया, तो इसके लिए अपन इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, मास में केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लेते हैं। उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, वो बात अलग है। तो अगर मास की बात करें तो मास होता है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर 28 -28 किलोग्राम। ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर -28 किलोग्राम, ये था प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास इससे बहुत कम था, 10 की पावर -31 था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, इसके लिए 28 किलोग्राम। ठीक है, चार्ज दोनों के इक्वल था। बाकी खोज की बात करें अगर तो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था। उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना एक और अल्फा स्कैटरिंग वाला प्रयोग किया था। उसके बेसिस पे और पता चला कि जो जितना भी आवेश होता है या जितना भी मास होता है वो सेंटर के अंदर जमा हुआ होता है, और उसी को अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब क्या था प्रोटॉन की डिस्कवरी में, कि सेटअप वैसा का वैसा था जैसे कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन के लिए था। उसमें कैथोड रेज वहां से निकल रही थी, यहाँ पे कैथोड ये जो रेज निकल रही है वो एनोड से निकल रही है। और गैस थोड़ी ज़्यादा ली, गैस थोड़ी ज़्यादा लेने का मतलब उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लिया, प्रेशर ज़्यादा लिया तो यहाँ से जडनेस लगाया, जडनेस लगाया तो इसके ऊपर फ्लैश लाइट उत्पन्न हुई या ग्लो उत्पन्न हुई। तो पता चला कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से ये दोनों डिफ्लेक्ट हुए तो मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। अब दो प्लेट लगा दी गई, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव प्लेट की अट्रैक्ट हुई तो मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अलग अलग गैसों के लिए चार्ज बाय मास रेशियो के मान अलग अलग आ रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। इसके अंदर कुछ और ऐसे चीज है वो ही फंडामेंटल है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में से ये सारे के जितने गैसें हैं, अगर यहाँ से कुछ ना कुछ जाएगी तो आयनाइज करेगी। आयनाइज करने का मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसको बाहर निकाल लिया और केवल केवल प्रोटॉन बचा। उस टाइम तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद केवल और केवल प्रोटॉन बचा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। या इसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बनता, और वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने लगा, ये थोड़ा की ओर अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है, बाद में चार्ज बाय मास रेशियो की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए थी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू कम होती जाएगी। और अपन बोल सकते हैं कि अलग अलग गैसों के लिए चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग था। हाइड्रोजन के लिए सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद में जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मास नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा तो चार्ज बाय मास रेशियो कम होएगा। ठीक है, तो ये था अपनी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।